हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने कुछ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ी थी, स्टडी किया था उनके ऊपर, और हमने देखा था कि किसी कंडक्टर में अगर करंट का फ्लो किया जाता है और उस कंडक्टर को डिफरेंट शेप में रखा जाए और उसके किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाए तो हम कुछ रूल्स लगाकर उन्हें निकाल सकते हैं। ठीक है, आज हम थोड़ा सा उसी एप्लीकेशन को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि बियॉट-सावर्ट लॉ को ही हम एक्सटेंड कर रहे हैं एप्लीकेशन के फॉर्म में। तो हम जो नेक्स्ट एप्लीकेशन देखना चाहते हैं, हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है, बहुत इन्फिनिटी लॉन्ग है। अब ये ऐसा एकदम स्ट्रेट है ना, ये फाइनाइट नहीं है, लेकिन अभी आप इसको इनफाइनाइट मानिए। ये फाइनाइट नहीं है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है। इससे हमको इसके नियर एक पॉइंट लेना है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, राइट। तो सोचो कि इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले एक फाइनाइट वायर को कंसीडर करते हैं, फाइनाइट कंडक्टर को कंसीडर करेंगे, उसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे और फिर हम इनफाइनाइट वाली कंडीशंस लगा देंगे लास्ट में कि भाई अगर एक वायर इनफाइनाइट हुआ तो उसके लिए एंगल्स क्या क्या होने चाहिए, वो यहाँ पर हमें देखना है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग, कितना लॉन्ग? इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट। अभी हम कितना मान के चल रहे हैं इसको? इन्फिनिटी लॉन्ग है भाई साहब। अब सोचो कि इन्फिनिटी लॉन्ग है, तो इन्फिनिटी वाला केस अगर हम यहाँ ले रहे हैं तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम उसको फाइनाइट मान के चलते हैं। तो फाइनाइट कैसे मानेंगे? सपोज वी हैव अ कंडक्टर ऑफ सम लेंथ, ये कुछ इसकी लेंथ है और इसके दो एंड हमारे नॉलेज में है, तो हम इन एंड्स को कुछ नाम देंगे, दैट इज एक्स एंड दैट इज वाई। अभी जब हम इन्फिनिटी वाला केस लगाएंगे तो x और y दोनों इन्फिनिटी लॉन्ग हो जाएंगे, यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी हो जाएगी, और लास्ट में वो केस हम अप्लाई कर देंगे, राइट। अब इसमें करंट आपको ऊपर की तरफ फ्लो करना है, ये देखिए, ठीक है। इससे कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेना है इस तार के आसपास, और अगर करंट ऊपर जा रही है तो इधर जितने भी आप पॉइंट लेंगे सब में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगी, यानी कि इनसाइड टू द बोर्ड या इनसाइड टू द प्लेन। तो अगर मैं वो पॉइंट यहां लेता हूं, सपोज यहां मैंने वो पॉइंट ले लिया और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर की तरफ होगी, ये तो मुझे पता है, ठीक है ना, रूल के अकॉर्डिंग। तो आप सोचो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस पूरे कंडक्टर के कारण। तो हम ये काम करते हैं, इस पहले तो इस पी की लोकेशन को डिसाइड करते हैं कि भाई इस पी की लोकेशन क्या है। अब लोकेशन कैसे डिसाइड करोगे? ये तो अगर आप जब बाद में देखेंगे तो इन्फिनिटी लॉन्ग हो जाएगा, तो इन्फिनिटी लॉन्ग के कारण ये कौन सी लोकेशन पे है वी डोंट नो। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को इन दोनों एंड से मिला देते हैं, ऐसा लाइक दिस मिलाया, और इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इसी कंडक्टर के ऊपर। तो ये यहां से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की, दैट इज कैपिटल आर, आप आर ले लीजिए, और ये एंड्स जो होते हैं इस आर के साथ कुछ एंगल बनाते हैं, दैट इज φ1, और नीचे वाला जो होता है ये कितना बनाता है? φ2, यानी कि दो एंगल बन रहे हैं। अब φ1 और φ2 दो नए एंगल्स यहां पर आए हुए हैं, नया उनका इंट्रोडक्शन हुआ है। अब ये क्या डिसाइड करेंगे? ये φ1 और φ2 दो ज्वाइंट होकर P की लोकेशन को डिसाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि φ1 की वैल्यू है 30 और φ2 की वैल्यू है 20, तो दोनों का कॉम्बिनेशन 50, यानी कि 50 डिग्री। तो 50 डिग्री जब बनता है इन दोनों के बीच, इस तार और इस तार के बीच में, और ये जो तार है ये किसकी लोकेशन बताते हैं? एक्स कहां है और वाई कहां है, ये दो चीजें डिसाइड करते हैं। यानी कि इनके कारण φ1 और φ2 बनता है, और मैंने इसको 30 माना, इसको 20 माना, इनके बीच का एंगल है 50। तो जब भी 50 में बोलूंगा समझ लीजिएगा कि पॉइंट P यहां पर होगा। तो क्या P, इसको लोकेशन को अगर मैं चेंज करूं तो क्या φ1 φ2 बदल जाएंगे? ऑफकोर्स बदल जाएंगे। तो मैंने आपको क्या बोला कि φ1 φ2 कंबाइंड होकर हमको P की लोकेशन देते हैं। अगर मान लो यही पॉइंट खिसक के यहां आ जाता, तब φ1 और φ2 की वैल्यू चेंज हो जाती है, और φ1 और φ2 के ऊपर ही यहां का मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर ये पॉइंट ऊपर खिसका दूं तो φ1 और φ2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और φ1 और φ2 की वैल्यू चेंज होने की वजह से असर किस पे पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड पर, ठीक है ना। तो ये अगर आप ऐसे चेंज करोगे, मान लीजिए कि आप ये यहां पर ले आए, तो ये मुझे इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा, इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा, और यहां से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो आप देखिए ये एंगल कम हो चुका है, φ1 की वैल्यू यहां पर कम हो चुकी है और φ2 की वैल्यू यहां पे बढ़ चुकी है। अब अगर दोनों का कॉम्बिनेशन निकाला जाएगा तो यहां तो 50 डिग्री आ रहा था, यहां कुछ और आएगा, कुछ और आने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा।
सो दिस इज द बेसिक रीजन कि अगर हम phi1 phi2 को चेंज करते हैं तो अल्टीमेटली लोकेशन चेंज हो रही है उसकी। तो लोकेशन यानी कि पॉइंट P की लोकेशन किन बातों पर डिपेंड करती है? द वैल्यू ऑफ phi1 एंड phi2 पर। चलो अब हम थोड़ा सा उसके पीछे का कैलकुलेशन करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या क्या चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये है वो कंडक्टिंग वायर आपका, और हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है, इसको आप मिला दीजिए बच्चों ऐसे। ये देखिए ये मैंने मिला दिया है, इस पॉइंट का नाम है P और यहाँ से आपको ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, दैट इज R। इसको आप O लिख सकते हो। ये है आपका X एंड, ये है आपका Y एंड। ये एंगल आपको कितना बताया था मैंने अभी, दैट इज phi1 एंड ये एंगल जो होता है दैट इज phi2। phi1 और phi2 की वैल्यू पर P यानी कि मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डिपेंड करता है। अब बच्चों एक चीज और आपको देखना पड़ेगा, हमारे पास जो बेसिक फंडामेंटल रूल क्या था कि एक तार है, इसमें स्मॉल एलिमेंट लिया DL, इस DL को उस पॉइंट से मिलाया P से, डिस्टेंस R, यहाँ का एंगल ये, और यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी वो थी म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा बाय R स्क्वायर। सो दिस इज द बेसिक थिंग। और अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसको इससे कंपेयर कराने भाई हमारे पास नई नई टर्म्स क्या है। देखो इसमें करंट कितनी है I, हमको यहाँ से यहाँ तक नई डिस्टेंस क्या मिल रही है R, phi1 और phi2। यानी कि अगर मैं यहाँ पर गिवन क्वांटिटीज लिख दूं, है ना, गिवन क्वांटिटीज कौन कौन है, R, देखो R क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। दूसरा क्या है, I क्या है, यानी कि जो गिवन क्वांटिटी दैट इज करंट फ्लो इन द सर्किट। अच्छा phi1 एंड phi2 ये दो चीजें क्या है, ये phi1 और phi2 लोकेशन डिसाइड करते हैं, लोकेशन ऑफ P, यानी कि इतनी चीजें हमें गिवन है। अब ये सारी की सारी चीजें इस फॉर्मूले से रिलेट ही नहीं करती, इसका मतलब ये फॉर्मूला इसके लिए बना था, ये फार्मूले को इसमें बदलना पड़ेगा। यानी कि वो जितनी भी टर्म्स है ना, जैसे कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा बाय R स्क्वायर, देखो इसमें एक भी चीज मैच नहीं करती करंट को छोड़ के, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे, और ये जो R है ये थीटा है, जबकि थीटा वहां पर इस वाले केस में होता था DL और R के बीच में, हमारे पास phi1 और phi2 आ गया। इसका मतलब थीटा को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस R को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, ये सारी चीजें रिप्लेस हो जाएगी और एक नया इक्वेशन बनेगा जो इस कंडक्टिंग वायर के लिए होगा। तो चलो देखना हम इसको कैसे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो हमारा रूल क्या कहता है कि सबसे पहले तो आप स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए, ये वाला स्मॉल एलिमेंट कितना है, ये इसका जो लेंथ होता है DL, है ना, ये DL एलिमेंट है, और हम उस DL एलिमेंट को उस पॉइंट से मिलाते हैं जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना होता है। तो ये रहा स्मॉल एलिमेंट, इसको उस पॉइंट से मिला दीजिए। तो मैं इसको यहां पर बच्चों ऐसे करके मिला देता हूं लाइक दिस। ये कितनी डिस्टेंस बनाता है, R डिस्टेंस, एज वी ऑल्सो नो दैट कि द डिस्टेंस बिटवीन DL एंड पॉइंट P इज R। अब DL यानी कि इसके और R के बीच में एक एंगल होता है दैट इज थीटा, ये रहा थीटा। तो मैंने इनके कुछ नाम रख देना है, सपोज मैं कुछ नाम रखता हूं, अगर हम चाहें तो इन्हें नाम को रिप्लेस कर सकते हैं। इसको रख दीजिए A, इसको रख दीजिए B, यहां पर पॉइंट रख दीजिए C, और मैं इस C से इस तार पर एक परपेंडिकुलर, सॉरी इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, C हो जाएगा, और ये हो जाएगा D, और ये हो जाएगा E। देख लो इतनी सारी चीजें मैंने यहां पर चेंज कर ली। अब मैं धीरे धीरे रिप्लेस करूंगा, थीटा को फाई में कन्वर्ट कर लूंगा, स्मॉल r को कैपिटल R में कन्वर्ट कर लूंगा। तो उसके लिए हम साइड में थोड़ा सा कैलकुलेशन करते चलते हैं, है ना। चलो देखना अकॉर्डिंग टू डायग्राम, देखो अकॉर्डिंग टू डायग्राम थोड़ा सा देखना। अभी हमने क्या किया, ये रहा DL, है ना, इस पॉइंट का नाम है C, यहां पर ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, इसका नाम है D, और ये है E, यहां पर एंगल है थीटा। तो थीटा के सामने वाला ये जो CD है ये परपेंडिकुलर हो गया, और ED जो है ये बेस हो गया, और ये DL क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो अगर मुझे यहां पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना, थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, देखो CD यानी कि परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस जो कि कौन है, DL है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा। भाई मैंने साइन क्यों लिया, क्योंकि मुझे इसको रिप्लेस करना है, इसलिए मैंने साइन को यहां पर लिया है। तो CD यानी कि CD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, DL साइन थीटा। तो क्या DL साइन थीटा की प्लेस पे मैं DL साइन थीटा की प्लेस पे ओनली CD प्लेस कर दूं। देखो मैं ये हमारा पहला स्टेप आया है कि DL साइन थीटा कन्वर्ट हो रहा है इसके अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो जहां DL साइन थीटा है हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, और इसको मैं क्या लिख पाऊंगा बच्चों कि ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू I इंटू CD बाय R स्क्वायर, दैट इज DB। एक नई स्टेप आई है हमारे पास, राइट। इसके बाद हम एक काम और करते हैं कि इस पॉइंट को भी मिला देते हैं। ये देखो ये लगभग R ही होगी, है ना, ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है तो ये लगभग R ही होगी। और मैं आपको यहां पर एक एंगल बताना भूल गया कि इस लाइन से ये जो लाइन जा रही है ऐसी, देखो इस लाइन के साथ ये वाली लाइन ने कुछ एंगल बना रखा है दैट इज फाई,
ध्यान देना। अब अगर इसके साथ ये एंगल फाई है तो ये छोटा सा एंगल ये बीच में ये कितना हो जाएगा डी फाई, एकदम ये जो छोटा सा एंगल बनेगा दैट इज डी फाई, बहुत छोटा सा। तो देखो ये डायग्राम ऐसा बन रहा है, यहां पर बहुत छोटा सा स्लिट है ऐसा लाइक दिस, यहां पर है सी, यहां पर है डी, यहां पर है डी फाई और ये पॉइंट है पी, ये डिस्टेंस है आर, ये डिस्टेंस भी आर। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये सेंटर है और सी डी इज आर्क? सी डी कैसा लग रही है? आर्क। और आर क्या है? रेडियस है। तो कोई रिलेशन आपको आता है एंगल, रेडियस एंड आर्क के बीच में? बिल्कुल आता है सर। तो वो हम यहां पर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं कि एंगल जो कि डी फाई, एंगल इज इक्वल टू आर्क जो कि सी डी है बाय रेडियस जो कि आर है। देखो तो सी डी को और मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं सी डी को लिख सकता हूं आर इंटू डी फाई। देखो भाई साहब, दूसरी स्टेप इसको कन्वर्ट करने की, तो यहां पर आप सी डी को क्या लिख सकते हो कि डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई, सी डी की प्लेस पे क्या रख दूंगा आर इंटू डी फाई डिवाइड में आर स्क्वायर। देखो एक और कन्वर्ट होने वाली इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है। अभी भी पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं किया है, अभी हमने आर को नहीं हटाया। आप चाहें तो यहां पर एक आर को एक आर से कैंसिल कर दीजिए, तो जो बचता है उसको लिखना पड़ेगा आपको। क्या बच रहा है? डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई इंटू डी फाई बाय आर। देखो ये एक रिलेशन मेरे पास आ चुका है। अब वापस से डायग्राम पर चलिए, एक डायग्राम पर और कुछ कहानी बताता हूं, ये नोट करते चलना। बोर्ड पर कंटेंट इकट्ठा हो जाता है, मैं उसको मिटाने के बाद अगला जो चीज होता है वो लिखता हूं, ठीक है। आप ध्यान देना, एक डायग्राम और देखो आप, ओ से ई और यहां से ये लाइन देखो कितना एंगल बना, ये आर, ये यहां से यहां तक ओ ई और यहां से तक आर। देखो ऐसा कुछ बन रहा है अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ये ऐसा बन रहा है बच्चों लाइक दिस। ये एंगल कितना है? फाई है। ये क्या है? आर है। ये क्या है? ये पॉइंट आपका है ई, है ना एक्स ए नहीं है ना, ये है ओ। अब सोचो ये लेंथ कितनी आर है आपके पास। अब आपके पास अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये हो गया आपका बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या कहलाता है? देखो यहां पर अगर हम लिखना चाहें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो क्या निकलेगा? कॉस थीटा। तो आर जो कि बेस है अपॉन हाइपोटेनियस जो कि स्मॉल आर है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? कॉस फाई। समझ में आया? यहां पर कितना हो जाएगा? कॉस फाई। और हम चाहें तो यहां पर कॉस फाई बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय आर। क्या आपको कहीं 1 बाय आर दिख रहा है इस इक्वेशन में? देखो ये इस पूरे के डिवाइड में है यार, इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं? यस। और अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं तो क्या मैं 1 बाय आर की जगह cos 5 बाय आर प्लेस कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो ये जो इक्वेशन है फिर चेंज हो जाएगी, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी फाई एज इट इज, 1 बाय आर की प्लेस पे क्या रखूंगा? cos 5 बाय आर। देखो भाई साहब इस इक्वेशन में क्या मैक्सिमम टर्म्स को हम कन्वर्ट कर पाए हैं? बिल्कुल। कैसे? आर गिवन क्वांटिटी, बिल्कुल। आई गिवन क्वांटिटी, बिल्कुल। फाई 1 फाई 2 यानी कि फाई आ चुका है। इस पहली वाली इक्वेशन में देखो थीटा था, थीटा कन्वर्ट होके पूरा इक्वेशन फाई की टर्म में आ चुका है। अब क्या बचा है बच्चों? इस छोटे से एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है। अब आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए आपको रूल तो पता ही है कि सर हम यहां पर इंटीग्रेशन कर देंगे। नाउ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे? नाउ द टोटल magnetic field due to entire conducting wire। ठीक है, तो क्या करेंगे? स्मॉल dB जो है इस dB को इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा बच्चों? टोटल मैग्नेटिक फील्ड बचेगी। ये लो लाइक दिस। अब शर्त क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो डीबी है इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे? कहां से कहां तक लेंथ इसकी जा रही है? तो यहां से लगा के ये चला गया तार कहां तक? इंफिनिटी तक। वो हम बाद में लगाएंगे, फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू इंफिनिटी लगा देंगे हम लास्ट में। लेकिन अभी देखो कि ए यहां से स्टार्ट होता है कंडक्टर, ये बढ़ता गया, यानी कि ए को कौन शो कर रहा है? फाई 2। और बी को कौन सा करता है? फाई 1। यानी लिमिट इस कंडक्टर की क्या हो जाएगी? फाई 2 टू फाई 1। लेकिन वो फाई 2 जो है इस लाइन से नीचे है तो नीचे के लिए माइनस आएगा और इस लाइन से ऊपर की तरफ जितने भी एंगल आते हैं वो प्लस आते हैं, यानी कि माइनस फाई 2 टू प्लस फाई 1। ये हमारी इस तार की लिमिट हो जाएगी, फाई 2 टू प्लस फाई 1। देख लीजिए। अब आप चाहें तो पूरी वैल्यू को यहां पे पुट कर दीजिए। देखो डीबी में जो कांस्टेंट उसको बाहर करो, म्यू नॉट बाय 4 पाई को बाहर कर दिया इंटू आई इज द कांस्टेंट टर्म, है ना। आर भी बाहर आ चुका है और क्या बच रहा है? हम इंटीग्रेशन में रखेंगे फाई 2 टू फाई 1 में कॉस फाई 2 डी फाई। क्या इंटीग्रेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। सो म्यू नॉट बाय 4 पाई
आई बाय आर, कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है वो प्लस साइन होता है, यानी कि ये हो जाएगा साइन फाई, कितना हो जाएगा साइन फाई, लिमिट फाई टू 2 प्लस फाई 1, लिमिट पुट कर दीजिए बच्चों, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाई आर, अपर लिमिट यानी कि साइन फाई 1 माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट है माइनस, सॉरी लोअर लिमिट में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि साइन माइनस फाई 2, क्योंकि एंगल आपका माइनस में है भाई साहब। तो आपने एक मैथ्स में एक चीज पढ़ी होगी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यहां पर देखो कि साइन माइनस थीटा को मैं साइन थीटा, सॉरी माइनस साइन थीटा लिख सकता हूं, यानी कि ये माइनस साइन सामने आ सकता है फंक्शन के। तो यहां पर देखो है ना, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक रूल होता है बच्चों, तो आई बाय आर, यहां पर तो साइन फाई 1 आ जाएगा, लेकिन जैसे इसका माइनस सामने आएगा ये हो जाएगी प्लस, और ये लिखा जाएगा साइन फाई 2, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट कंडक्टिंग मटेरियल, ओके, जिसमें करंट आई फ्लो की जा रही है, इतनी मैग्नेटिक फील्ड आती है। अब मैं थोड़ा सा ये वाला पोर्शन डिलीट करता हूं, यहां से इरेज करता हूं, और फिर हम थोड़ा सा और आगे इसको समझते हैं इक्वेशंस को, राइट। तो बच्चों हमने जो गिवन क्वांटिटीज थी उन्हें उस बेसिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है, और इस इक्वेशन में वही चीजें आ रही है जो यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो क्या आया मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड आया है वो आया म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय आर, और यहां आता है साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू चेंज हो जाने से चेंज हो जाती है, तो आप जैसे ही यहां पर फाई 1 फाई 2 की वैल्यू प्लेस करेंगे तो वो सीधा असर किस पे पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे पड़ेगा। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है। अब शर्त ये है, थोड़ा सा और देखिएगा, कि अगर हम ये पॉइंट अगर दूर लेते और यही पॉइंट अगर पास में लेते तो क्या फाई 1 और फाई 2 पर फर्क पड़ता। तो ये तो हमारा बेसिक इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 1, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब आगे देखना, देखो बच्चों कि अगर हम तार से दूर जाते जाएं और पास में आते जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा। देखना पहला केस, ये तार पॉइंट आप यहां ले लीजिए, चलो इनको मिलाओ और इसको यहां परपेंडिकुलर, ये एंगल नोटिस कर लो, अभी ये कितना है ये भी नोटिस कर लो। अब मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लोज लाता हूं, पास में ले आए, यहां अगर यहां होते तो क्या एंगल बढ़ गए, ऑफकोर्स बढ़ गए, पहले के कंपैरिजन में एंगल बढ़ चुका है, देखो यहां पर कम है और यहां बढ़ गया, और पास आता देखो और एंगल बढ़ चुका है, ये देखो ये एंगल बढ़ता जा रहा है, यानी ये 90 को अप्रोच कर रहा है, और पास में लाओ तो और क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। यानी कि ये कैसे हो रहा है ये भी तो देखो आप, इसके पीछे का रीजन देखो। मैं फिर से एक चीज बताता हूं कि अगर मान लो वायर इतना बड़ा है, ये पॉइंट आपका यहां है ना, तो ये इसको मिलाइए, अभी एंगल इतना है मान लीजिए, है ना, जो भी है नोटिस कर लीजिए, वायर और बड़ा हुआ, यानी कि वायर और इतना ऊपर बढ़ गया, नीचे भी बढ़ गया। अब एंगल बनाओ, देखो एंगल और बढ़ चुका है, नीचे का भी मिला दो और बढ़ गया पहले के कंपैरिजन, क्योंकि पहले यही बन रहा था ये, अब यहां बन रहा है, और बड़ा करो, ऐसा और बड़ा किया, और इन पॉइंट्स को मिलाइए, क्या ये एंगल देखो 90 को मिल रहा है, 90 को अप्रोच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल 90 को अप्रोच कर रहा है। यानी कि हम एक चीज सीख गए कि फॉर लॉन्ग इन्फिनिटी वायर या कंडक्टर फाई 1 और फाई 2 की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, पाई बाय 2, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगी। देख लो जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जा रही वैसे वैसे एंगल भी बढ़ता जा रहा है, और कितना बढ़ेगा, 90 बढ़ेगा भाई 90 से ज्यादा थोड़ी होगा, और अगर 90 से ज्यादा हो गया तो आप समझ लीजिए कि वायर कर्व हो गया है। लेकिन हम तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर की बात कर रहे हैं, कर्व की तो बात करेंगे ही नहीं। तो इतना हो जाएगा इन्फिनिटी के लिए। देखो ये फाइनाइट के लिए इक्वेशन आया है ना, ये फाइनाइट कंडक्टर के लिए, लेकिन अब मैं इनफाइनाइट वाली कंडीशन लगा देता हूं, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा वो देखिएगा, है ना, आई बाय आर और साइन 90, साइन 90 मतलब साइन पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2, देखो तो दोनों मिलके साइन, ये कितना हो जाएगा 1, और ये भी कितना हो जाएगा 1, ये आएगा 2, यानी कि 2i बाय आर, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर इनफिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इतनी मैग्नेटिक फील्ड आती है। चाहे तो आप इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे 2 से 2 अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये थोड़ा सा चेंज आ जाएगा बच्चों, म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू आई बाय आर टेस्ला। आर इज व्हाट, आर इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर टू द पॉइंट P, ओके। तो ये होती है मैग्नेटिक फील्ड किसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण, इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण, ये होती है फाइनाइट वायर के कारण। आप एंगल बदलते जाइए, मैग्नेटिक फील्ड भी बदलता चला जाएगा, है ना। तो ये होते हैं कुछ केस। अब हम इसके कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे बच्चों, इसके भी एप्लीकेशन होते हैं, यानी कि इसका यूज करके, इस कंसेप्ट का यूज करके हम कुछ और नई चीज बनाते हैं। चलो देखना, तो हमारा जो टॉपिक है वो यह है फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग
वायर, देख लो भाई साहब, ये है दो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, उनके बीच में फोर्स देखना है। तो उसके लिए है ना, हमें जो लेकर चलना है वो ये है कि अगर ये एक कंडक्टिंग वायर है, इसमें अगर करंट आई फ्लो हो रही है, तो उससे कुछ डिस्टेंस पर, लाइक डी डिस्टेंस पर, एक मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, जो अभी हमने फाइंड आउट किया डीबी, वो होता है डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I बाई डिस्टेंस टेस्ला। इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब हमने एक चीज और पढ़ी हुई है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रखो, एक तार रख दो और उसमें करंट फ्लो करा दो, तो उस कंडक्टिंग वायर के ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये हम पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में। तो अभी मैं यहां पर दो कंडक्टर लूंगा, ए बी एंड सी डी। सपोज वी हैव टू कंडक्टर्स ए बी एंड सी डी। लिख, देखो यहां पर दो कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर एक ऊपर की तरफ ऐसा हमने बना दिया, इसमें करंट हम फ्लो करेंगे, और देखो इसमें हमने करंट को फ्लो किया, कितना फ्लो किया, देखो आई करंट को फ्लो किया। पहला कंडक्टर है ए बी, इसलिए पहले कंडक्टर में हमने करंट को I1 फ्लो किया है। इस कंडक्टर में I1 करंट फ्लो हो रही है, तो इससे डी डिस्टेंस पर, यहां डी डिस्टेंस पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा जो कि अंदर की तरफ जा रहा होगा। तो कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो हम यहां लिखेंगे ड्यू टू करंट I1 in conductor AB, the magnetic field at a distance D from AB is कितनी होगी, तो DB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू, अब पहला कंडक्टर है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी DB1 हो जाएगी, इसको भी आप DB1 लिख दीजिए। कहां पर मैंने लिखा है, कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा, नो प्रॉब्लम। सो इतना म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I1, क्योंकि करंट I1 है और डिस्टेंस कितनी है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले कंडक्टर में करंट फ्लो करने के कारण। अब सुनो, यहां मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल है ना। अब एक तार लाओ, दूसरा ऐसा एक तार लेकर आए और इसको मैंने यहां रख दिया इस मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि किसका है, इसका है। तो इस तार में मैंने जैसे रखा, रखने से करंट इसके ऊपर फोर्स फील नहीं होगा। जब मैं इस पर रखूंगा और इसमें भी करंट को फ्लो करा दूं I2 नाम की, तब इसके ऊपर फोर्स लगेगा, क्योंकि किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो किया जाए और उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उस पर भी फोर्स लग जाता है। ठीक है, तो चलो यहां पर मैं वो कंडक्टर बना देता हूं, ये ऐसा है कुछ, ये लो, और इसमें भी मैं करंट ऊपर की तरफ फ्लो करता हूं, इसका नाम रहेगा I2। तो क्या इस पर फोर्स फील होगा, बिल्कुल होगा। किधर होगा, वी विल डिस्कस बाय लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो DB1 है, तो फोर्स इस वायर पे लगेगा, किस तरफ लगेगा, उसके लिए हमको लेफ्ट हैंड का यूज करना पड़ेगा। देखो कैसे, कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट इस तार में ऊपर की तरफ, और इस पे लगने वाला फोर्स इधर इस तरफ लेफ्ट साइड में, यानी कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा बच्चों वो इस डायरेक्शन में होगा, और ये फोर्स हो जाएगा किस पे लग रहा है, तार 2 पर, किसके कारण, 1 के कारण, यानी F21। क्लियर, तो ये F21 होगा कितना, एज द फोर्स ऑन द कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर CD इन मैग्नेटिक फील्ड DB1। देखो मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, DB1 की है ना, यानी कि आप इसको DB भी लिखो या B ओनली लिखो, नो प्रॉब्लम बच्चों, ओनली B लिख दो। चलो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड B1 है यहां पर, है ना। तो लिखो इस पे फोर्स, तो फोर्स आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू होता है I जो कि करंट है, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, B जो कि B1 है, करंट इसमें कितनी जा रही है, 2 जा रही है, ये फोर्स कितना हो जाएगा, F2। तो भाई साहब फोर्स सेकंड पे लग रहा है, लेकिन लग कौन से मैग्नेटिक फील्ड के कारण रहा है, B1 के, इसलिए B1 आएगी, ना कि B2, राइट, क्योंकि वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो B1 आएगा। तो ये फोर्स हम यहां पर बना सकते हैं। यहां पर आप निकाल लीजिए कि I2 L और B2 कहां है, ये रहे, सॉरी B1 कहां, ये रही, तो ये म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I1 बाय D। आप देख सकते हैं ये इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि F21 जो है वो कितना आएगा बच्चों, यहां से देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई को साइड में कर लीजिए इंटू 2I1 I2, देखो, और डिवाइड में D और ये इंटू L। अब ये जो फोर्स आया है ये पूरे वायर पर आया है,
मान लीजिए वायर की लेंथ है 10 सेंटीमीटर और फोर्स आ रहा है 100 न्यूटन, यानी कि 10 सेंटीमीटर पर 100 न्यूटन फोर्स आ रहा है, तो 1 सेंटीमीटर पर कितना फोर्स आएगा, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है आपको। तो इस फोर्स के डिवाइड में इस वाली लेंथ को ले आइए, तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। अल्टीमेटली ये होता फोर्स ही है, बस फर्क इतना है ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, इसलिए इसका जो यूनिट होगा बच्चों ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। ठीक है, क्योंकि नीचे लेंथ है तो फोर्स के लिए न्यूटन, नीचे लेंथ है तो मीटर, तो न्यूटन पर मीटर इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द कंडक्टर। तो भाई साहब इतना तो ये फोर्स आ गया है। अब सुनना, जब इसमें करंट I2 फ्लो हुई तो भाई इसने भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाया होगा, ये नहीं बनाएगी क्या मैग्नेटिक फील्ड, ये भी मैग्नेटिक फील्ड को बनाती है। तो कितना बनाती है वो देखना। अगर इसमें I2 करंट जा रहा है तो इसमें करंट ऐसा भेजो, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ अंदर, लेकिन इस तरफ से बाहर निकलेगा, तो ऐसा जहां बाहर निकल रहा था तो उसी लोकेशन पर ए बी कंडक्टर आ रहा है, यानी कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है। इसमें I2 करंट फ्लो कराने से इस पे फोर्स लग रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड पहले कंडक्टर की है, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगेगा। अब सोचो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बन के ऐसे बाहर निकल रही, यानी इस लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड इसकी बाहर की तरफ आएगी, यानी डॉट। देखो ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, B2 है बच्चों। तो ये इस पे फोर्स किधर लगेगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ, करंट किधर है, ऊपर की तरफ, तो फोर्स इस तरफ, यानी कि इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ। क्या नाम का फोर्स है, पहले पे लग रहा है दूसरे के कारण, इसलिए F12। तो अब F12 भी निकाल के देख लो, सेम टू सेम आएगा बच्चों F12 भी। देखो सेम टू सेम क्यों आएगा, क्योंकि थोड़ा सा चेंजेस यहाँ आएगा, बस बाकी तो सेम ही आना है। देखो सेम हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं, ड्यू टू करंट I2 इन कंडक्टर CD द मैग्नेटिक फील्ड DB2 एट डिस्टेंस D फ्रॉम CD। देखो कितना होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी B2, यहां पर करंट आ जाएगी ये, बाकी से देखो ये इक्वेशन नंबर आप दे दो 2। तो फोर्स 1-2 है, और फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, I करंट कितनी है, अब इसमें करंट कितनी है, I1 है, L कितना है, L दोनों तो सेम है, B2 आएगी। अब आप ये वैल्यू उठा के रखो, तो I1 L B2 ये रहा μ2/4 पाई, और 2 I2 बाय D है ना, और तो फाइनल कितना आ रहा देखो, इतना 2 I1 I2 L बाय D। क्या यही आंसर आ रहा था बच्चों, देखो यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ यही आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था सर, न्यूटन पर मीटर। तो सेम आ रहा है, यानी कि यहां पर फोर्स सेम है, बस अपोजिट है, एक इधर है और एक इधर है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर सपोज कुछ है हमारे पास 3, तो हम दो इक्वेशन, यानी कि जो पिछला इक्वेशन है उससे और इससे कंपेयर कर दें, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन के कारण एक रिलेशन आ रहा है, और वो क्या है कि जो फोर्स 2-1 है वो बराबर है फोर्स 1-2 के, लेकिन अपोजिट है। ये लो, अब थोड़ा सा इसका फिजिकल मीनिंग आपको बताता हूं। देखो फिजिकल मीनिंग क्या होता है उसको आप समझ लीजिए, ठीक है ना, थोड़ा देखना। इसका फिजिकल मीनिंग देखना है ना बच्चों। देखो भाई साहब, ये तार में करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गोल बन रही होगी, यानी मैं यहां पे बना देता हूं, ये लो, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है लाइक दिस। देखो ये लाइंस ऐसे जा रही है, यानी कि जहां पर हमने पॉइंट लिया था वहां लाइनें अंदर की तरफ जा रही है, और ये जो लाइन यहां पर एक दूसरा तार रखा हुआ है, ये अगर मैं देखूं तो यहां पर बना देता हूं थोड़ा सा दूर, है ना, ये दूसरे वाले तार में भी करंट किधर जा रही, I2 नाम की ऊपर जा रही, इसमें कौन थी I1। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो रहा है, ये से गोल घूम के इधर से आ रही है, तो ये ऐसे घूम के आना चाहती है, देखो लाइक दिस। अब देखो यहां पर डायरेक्शन देखो, बीच में क्या हो रहा है यहाँ पर कि एक से लाइन ऐसे गोल घूम के ऐसी अंदर जा रही है, जबकि ये जब अंदर जा रही थी उसी समय उधर से घूम के यहाँ पर लाइन बाहर की तरफ आ रही, तो ये एक लाइन बाहर आ रही, एक अंदर जा रही, ऐसी क्रॉस हो रही है। अब ये क्या सोचती हैं, ध्यान देना, ये लाइन जो अभी इधर जा रही थी, लेकिन ये देखती है कि यार सामने से एक लाइन आ रही है, तो लाइनें तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, तो फिर है ना ये अपने आप में एक समझौता कर लेती है। कैसी, ये सोचती है कि मैं इधर ना जाते हुए इधर चली जाती हूँ, देखो ऐसे गोल घूम के इधर चली जाती हूँ, और फिर उसको यहाँ आना होता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि इधर नहीं जाती और इधर मिलके ऐसे घूम जाती हूँ लाइक दिस। देखो तो इसका जो कर्व देख रहे हो आप कैसे बन गया है, यानी कि जो दो तार रखे हुए थे, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे घूम के जाने वाली थी, ऐसे होके ऐसे हो जाती है, ये देखो। अब लाइनों की एक टेंडेंसी होती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि लाइनें अपने आप को छोटा करना चाहती हैं, छोटा।
अब ये इतना लंबा सर्कल या लूप बन रहा है, तो ये लाइनें सोचेगी ना कि मैं छोटे कर लूँ, अपने आप को छोटा कर लूँ, तो छोटा करने के चक्कर में इस कंडक्टर को इधर खींचती है और ये वाले कंडक्टर को इधर खींचती है, यानी कि दो जो कंडक्टर थे इनके बीच में एक फोर्स चालू हो जाता है, अट्रैक्शन फोर्स। क्या वही हो रहा है यहाँ? देखो ये इसको इधर की तरफ खींच रहा है, ये इधर की तरफ, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स है? अट्रैक्शन फोर्स। देखो, और अगर लाइंस के हिसाब से देखा जाए वो भी वही हो रहा है, लाइनें अपने आप को छोटा करना चाहती है, अब छोटा करने के चक्कर में इस कंडक्टर को ऐसे झुका देगी और इस वाले कंडक्टर को ऐसे झुका देगी, पास में आ जाएंगे दोनों। तो ये ऐसे स्टैंड नहीं करेगा, ये ऐसे झुक जाएगा, ये भी ऐसे झुक जाएगा, और ऐसा होता है, दैट इज अट्रैक्शन। अच्छा, अट्रैक्शन फोर्स कब आया? जब करंट की डायरेक्शन कैसी है? सेम। अच्छा, अपोजिट होती तो क्या होता? देखो, वो भी देखो, अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो क्या होगा? ये दो कंडक्टर, एक में करंट ऊपर, एक में करंट नीचे। अब ध्यान देना, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहां कैसा बनेगा? क्रॉस। इधर आओ, इसमें करंट नीचे जा रही थी, यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? क्रॉस। अब ध्यान दो, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसकी, ये कैसी बन रही? देखो ऐसे, ये लाइक दिस। अच्छा, इसकी भी बनाओ, तो इसकी हमने बनाई, और हम क्या देखते हैं कि इसकी लाइन से ऐसी रहती है। देखो इसमें करंट नीचे, तो ये ऐसे घूमेगी भाई साहब। देखो, अब इसमें लाइन ऐसी जा रही है अंदर की तरफ, और इसमें लाइनें बाहर की तरफ आ रही है। अगर देखा जाए तो ऐसे, सॉरी, इसमें भी अंदर की तरफ ही जा रही है, ऐसे, लाइक दिस। अगर ये, तो मैंने एक लाइंस का पैटर्न बनाया, अगर मैं यहां पर ऐसा बनाऊं, ये लाइन ऐसे गोल घूम के ऐसी जाना चाहती थी, और इसकी भी लाइनें ऐसी गोल घूम के ऐसे जाना चाहती थी। अब सोचो क्या होगा इस केस में। अब इनके डायरेक्शन अलग अलग है भाई। पहले वाले केस में तो ऐसे जा रही थी, अंदर जाने लगी तो उधर सामने से आ गई, तो वो अंदर नहीं गई और इधर मुड़ के ऐसी चलेगी। इस केस में देखो, ये ऐसे इधर जाना चाहती और ये भी उधर ही जाना चाहती। अब ये नहीं मिल पाएगी। अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइन ऐसे मोड़ के सर इधर चलेगी, कैसे जाएगी भाई? उधर से आ रही है, सामने से नहीं जाएगी। तो इसलिए ये सोचती हैं कि हम एक दूसरे से दूर हो जाएं, और दूर हो जाने के चक्कर में इनके ऊपर फोर्स रिपल्शन का शुरू हो जाता है, और आप देखेंगे कि इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स चालू हो जाए। कैसे? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कंडक्टर के कारण है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पहले कंडक्टर के कारण है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के कारण फोर्स देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसमें करंट ऊपर, फोर्स बाहर की तरफ, यानी कि इस पे फोर्स बाहर लगेगा, F12। इसमें देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे और फोर्स बाहर की तरफ, यानी इस तरफ F21। देखो, दोनों एक दूसरे से बाहर की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब इनके बीच में कौन सा फोर्स है? रिपल्सिव फोर्स। कौन सा फोर्स? रिपल्सिव फोर्स। और लाइनें भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर भागना चाहती है। तो ये इसका एक एप्लीकेशन था, है ना। इसमें एक चीज और है कि यहां से 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी बनती है, तो हम यहां पर 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं। देखना, 1 एम्पियर डिफाइन 1 एम्पियर करंट। देखो, ये चीज 11 की NCERT पार्ट 1 मैं एक्सप्लेन किया हुआ है एक बॉक्स में, वहां पर भी आप देख सकते हैं। वही केस यहां पर मैं समझा रहा हूं, है ना। तो देखो, जैसे कि अभी हमने देखा कि दो कंडक्टिंग वायर हैं ऐसे, और इनमें अगर हम करंट फ्लो कर दें I1 और एक करंट कितनी फ्लो कर दें I2, इनके बीच में जब सेम करंट फ्लो होती है ना, तो इनके बीच में एक फोर्स जनरेट होता है इधर की तरफ, है ना। और ये जो फोर्स होता है F12 होता है, और इस पे होता है इधर की तरफ, यानी कि इनके बीच में कौन सा फोर्स आ गया? अट्रैक्शन। अब हमारे पास जो इक्वेशन था वो ये था, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू, जो इक्वेशन था हमारा वो कितना आ रहा था यहाँ पर? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I1 I2 बाय डिस्टेंस। इतना हमारे पास कंसेप्ट इसका आ रहा था, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ओके। अब सुनना, अगर हम थोड़ा सा कंसिडरेशन करें कि मान लो, हम ऐसा मान के चलें कि अगर इनमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा? सपोज कंसिडर करना कि अगर हम ऐसा मान के चले कि इनके अंदर दोनों कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, यानी कि I1 और I2 को मैं कितना ले लूँ? 1 एम्पियर। अब आप बोलो सर आपने पहले ही डिसाइड कर लिया 1 एम्पियर। भाई मैं फोर्स बता रहा हूँ कि 1 एम्पियर के हिसाब से इनके बीच में फोर्स कितना होगा। अगर वो फोर्स मैं जब जब क्रिएट करा दूंगा, मैं तब तक मान सकता हूं ना कि सर्किट में करंट 1 एम्पियर की फ्लो हो रही होगी। तो अगर ऐसा है, और उनके बीच में जो डिस्टेंस रखी जाएगी, बेसिकली ये फोर्स है, राइट, ठीक है, उनके बीच में जो डिस्टेंस रखी जाएगी वो 1 मीटर की होगी। कितनी होगी? 1 मीटर की होगी। और जो म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर -7। ये रखो यहाँ पर। तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, यानी कि 10 की पावर -7 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 1, सॉरी 1 मल्टीप्लाइड 1 तो 1 ही आना है, ये लो, और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 1। इतनी चीज आ रही बच्चों, यानी कि F इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 न्यूटन पर मीटर।
अगर मैं इनके बीच में इतना फोर्स ले आता हूं, करंट को कम या ज़्यादा करके, मुझे फोर्स इतना लाना है, मुझे करंट कितनी फ्लो हो रही है मुझे नहीं पता, मेरे पास तो मीटर है, एक बटन है, उसको घुमाऊंगा तो घुमाने से करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ने से फोर्स कम ज़्यादा होगा, लेकिन मेरे को उस करंट को इतना एडजस्ट करना है कि फोर्स मुझे इतना मिल जाए। और अगर मुझे इतना फोर्स मिल जाता है तो ये मानूंगा कि सर्किट में या दोनों कंडक्टर में करंट कितनी जा रही होगी, 1 एम्पियर, क्योंकि मैंने कंसीडर किया है कि जब जब 1 एम्पियर करंट होगी तब तब उनके बीच में फोर्स इतना होगा। और अगर इतना फोर्स मुझे मिल जाएगा तो मैं मान लूंगा कि दोनों कंडक्टर में जो करंट का फ्लो है वो 1 एम्पियर है। तो यहां से 1 एम्पियर हम डिफाइंड करते हैं, ठीक है ना। चलो देखना, एक इक्वेशन वो भी होती है कि 1 कूलम चार्ज पर यूनिट टाइम में फ्लो करेगा, तो दैट इज 1 एम्पियर, बट वो एक इक्वेशन 10 तक ठीक है, अभी हमको ये इक्वेशन देखना होती है। तो मैं यहां पर इसका एक डेफिनेशन लिख देता हूं, चलो देखना। 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो ये एक स्टेटमेंट हुआ कि भाई जब भी आप उन दो कंडक्टर के बीच में इतना फोर्स पाओगे तब ये मान के चलिए कि उन दोनों कंडक्टर में जो करंट का फ्लो है वो 1 एम्पियर। आज के हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। हमने 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर देखे, उनके बीच में फोर्स देखा, और एक पहले उससे पहले हमने एक लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट, ये फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों केस में हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देखा, उसी का एप्लीकेशन होता है ये। इससे कई नए एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं, नए कई तरह के ऑसिलेटर भी बनाए जाते हैं, इसी कंसेप्ट पर वो बेस्ड होते हैं, राइट। अब हम आगे जो स्टडी करेंगे वो थोड़ा इसी का एक्सटेंड वर्जन है, यानी कि एम्पियर सर्किटल लॉ पर हम स्टडी करेंगे, उसके एप्लीकेशन भी सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।